सोचिए एक ऐसा बादशाह जिसे दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक विरासत में मिली, लेकिन कुछ ही सालों में वो सब कुछ गवा बैठा। हाँ, अगले 15 साल उसने एक भगोड़े की तरह, एक शरणार्थी की तरह गुजारे, और फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उसने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो इसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। आज हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो मुगल इतिहास का शायद सबसे नाटकीय और उथल-पुथल भरा दौर है। ये बाबर के बनाए साम्राज्य और अकबर के उसे महान बनाने के बीच की एक तरह से कमजोर कड़ी है, और इस कड़ी का नाम है हुमायूं। और आज हम हुमायूं और उसके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी की कहानी को खंगालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक विस्तृत ऐतिहासिक ब्यौरा देते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। हम बात करेंगे एक पिता के वादे की जिसने एक सल्तनत को कमजोर कर दिया, एक भिश्ती की जो एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना, और एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ हुमायूं को गद्दी तो मिली, लेकिन कांटों के ताज के साथ। तो बाबर की मौत के बाद 1530 में हुमायूं बादशाह बना। उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला, दिल्ली से लेकर काबुल तक। लेकिन उसे साथ में अपने पिता की एक वसीयत भी मिली, और वही वसीयत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। हाँ, बाबर ने कहा था कि साम्राज्य चारों भाइयों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया जाए। और यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हुईं। ये एक तरह से मध्य एशियाई तैमूरी परंपरा थी, जहां साम्राज्य परिवार में बढ़ जाता था, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश के लिए एक मजबूत केंद्रीय सत्ता चाहिए थी। बिल्कुल, न कि बटी हुई ताकत। हुमायूं ने अपने पिता की बात रखी और अपने भाइयों को बड़े बड़े सूबे दे दिए। कामरान को सबसे जरूरी काबुल और कंधार मिला। काबुल और कंधार मतलब वो इलाके जहां से मुगलों को सबसे बेहतरीन सैनिक और घोड़े मिलते थे। जी हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हुमायूं ने अपनी सेना की सप्लाई लाइन ही एक तरह से अपने भाई के हवाले कर दी। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था क्या? शायद उस वक्त उसे लगा कि भाइयों का साथ मिलेगा, लेकिन जब वक्त आया तो यही भाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए, खासकर कामरान जो मन ही मन खुद को बादशाह मानता था। हाँ, उसने जरूरत के वक्त हुमायूं की कोई मदद नहीं की, और इसी बिखराव और अंदरूनी कमजोरी को एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी अफगान सरदार देख रहा था। फरीद, जिसे हम आज शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो शेर शाह सूरी सीन में कैसे आया? वो तो बस बिहार का एक छोटा सा जागीरदार था, लेकिन वो बहुत दूर की सोचता था। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और बंगाल पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शेरशाह की रणनीति को समझ ही नहीं पाया। और नतीजा हुए 2 विनाशकारी युद्ध। पहला 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा की लगाई? इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है कि हुमायूं को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। वो तो जान बचाकर भागा था। हाँ, वो गंगा नदी में डूब रहा था जब एक भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने इसकी जान बचाई। हम इस भिश्ती पर बाद में वापस आएंगे, क्योंकि इसकी कहानी अविश्वसनीय है। अच्छा। इस हार के बाद हुमायूं की बची खुची इज्जत भी चली गई, और फिर 1 साल बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध ने आखिरी कील ठोक दी। इस बार तो उसके भाइयों ने भी उसे धोखा दिया था। हाँ, बिल्कुल। और इस लड़ाई के बाद हुमायूं के पास कुछ नहीं बचा, न सल्तनत, न राजधानी, न सेना। वो हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन अब उसके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। यहीं से उसके 15 साल का वो निर्वासन का दौर शुरू हुआ। जब वो अपनी ही सल्तनत से बाहर एक भगोड़े की तरह जी रहा था। ये सोचना भी अजीब है, कल का बादशाह आज किसी और राजा के यहाँ पनाह मांग रहा है। क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? निराशा और अनिश्चितता। वो दर दर भटकता रहा। आखिरकार वो सिंध के अमरकोट पहुंचा, जहां के राजपूत राजा वीर साल ने उसे पनाह दी। और वहीं 1541 में उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हुई, और इसी निर्वासन के दौरान 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। एक ऐसे शहजादे का जन्म जो किसी महल में नहीं, बल्कि एक राजपूत किले में मुश्किल हालातों में पैदा हुआ था। बिल्कुल। तो एक तरफ हुमायूं का बुरा वक्त चल रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी का सूरज उग रहा था। और उसने सिर्फ नाम के लिए राज नहीं किया। बिल्कुल नहीं। शेर शाह सूरी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, वो एक जीनियस प्रशासक था।
उसने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, 1540 से 1545 तक। सिर्फ 5 साल? हाँ, लेकिन इन 5 सालों में उसने हिंदुस्तान के प्रशासन की नींव ही बदल डाली। जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड, ये तो आज भी मौजूद है। हाँ, पर वो सिर्फ एक सड़क नहीं थी। सोचिए, उसने कलकत्ता से पेशावर तक एक हाईवे बना दिया। ये साम्राज्य की, यूं कहिए, धमनियों की तरह था। और व्यापार के लिए, सेना की आवाजाही के लिए, और सबसे जरूरी डाक व्यवस्था के लिए उसने हर कुछ किलोमीटर पर डाक चौकी बनवाई, जहां ताजे घोड़े तैयार रहते थे। वाओ! इससे हजारों किलोमीटर दूर से खबरें कुछ ही दिनों में दिल्ली पहुंच जाती थीं। ये उस जमाने का इंटरनेट था, एक तरह से। और करेंसी में भी तो उसने कुछ सुधार किए थे। बहुत बड़ा सुधार किया। उसने चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया, जिसे रुपया कहा गया। अच्छा, आज वाला रुपया। हाँ, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और तांबे के सिक्के को दाम कहा। उसने जमीन की नाप जोख करवाकर लगान की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम बना रहा था जो सालों तक चले। दिल्ली का पुराना किला भी तो उसी ने बनवाया था। जी हाँ, वो भी उसी की देन है। एक ऐसा शासक जो इतनी दूर की सोच रहा हो, उसका अंत इतना जल्दी कैसे हो गया? उसकी मौत भी कम नाटकीय नहीं थी। हाँ, 1545 में कालिंजर के किले को घेरते वक्त उसकी मौत हुई। स्रोत बताते हैं कि वो उक्का नाम का एक हथियार इस्तेमाल कर रहा था। उक्का? ये क्या था? इसे आप एक तरह का रॉकेट या मोर्टार समझ सकती हैं। उसने एक गोला धागा जो किले की दीवार से टकराकर वापस वहीं आ गिरा जहां बारूद का एक बड़ा ढेर रखा था। ओह, मतलब अपने ही हथियार से मारा गया। ठीक यही हुआ। एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसी में शेरशाह बुरी तरह जल गया। कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। एक पल में सब खत्म। हाँ, एक शानदार शासक और उसका बनाया हुआ सिस्टम, दोनों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। और शेरशाह की मौत हुमायूं के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई होगी। बिल्कुल। शेरशाह के उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे। सूरी साम्राज्य अंदरूनी लड़ाइयों में कमजोर होने लगा और दूर फारस में बैठा हुमायूं ये सब देख रहा था। उसे पता था कि यही उसका मौका है। उसने फारस के शाह तहमास्प से मदद मांगी। फारस के शाह से मदद लेना तो समझ आता है, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत बहुत बड़ी थी। शाह ने 2 शर्तें रखीं और दूसरी वाली तो हुमायूं की पहचान पर ही सवाल उठा रही थी। पहली शर्त ये थी कि जीतने के बाद काबुल और कंधार फारस को दे दिए जाएंगे। यानी अपने ही भाई कामरान से लड़ो, उससे उसका इलाका जीतो और फिर उसे किसी और को दे दो। ये तो मुश्किल था। और दूसरी शर्त तो और भी बड़ी थी। वो क्या थी? हुमायूं को सुन्नी इस्लाम छोड़कर शिया इस्लाम अपनाना था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस वक्त फारस का साम्राज्य शिया था और मुगल सुन्नी थे। ये तो सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये तो अपनी पूरी राजनीतिक पहचान को, हाँ, एक प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य के आगे झुकाना था। लेकिन सत्ता की भूख के आगे शायद उसे ये कबूल करना पड़ा। उसने शर्तें मानी। शाह ने उसे 14,000 सैनिकों की एक फौज दी और साथ में एक ऐसा सेनापति दिया जिसने मुगल इतिहास की दिशा ही बदल दी। बैरम खान। उसकी वफादारी और काबिलियत हुमायूं के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी। तो बैरम खां के साथ हुमायूं ने वापसी की। उसने पहले अपने भाइयों को हराया, काबुल और कंधार पर कब्जा किया और फिर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। हाँ, 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाइयों में उसने सिकंदर शाह सूरी की सेनाओं को बुरी तरह हराया और 23 जुलाई 1555 को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर कदम रखा। क्या वापसी थी! एक हारी हुई बाजी को जीत लेना। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सबसे अविश्वसनीय कहानी तो गद्दी पर बैठने के बाद हुई, वो भिश्ती वाली कहानी। हाँ, वो वादा जो उसने सालों पहले गंगा के किनारे किया था। गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को वो भिश्ती याद आया जिसका नाम निजाम सिक्का था। उसने उसे ढूंढने का हुक्म दिया होगा। हाँ, और निजाम सिक्का तो डर के मारे छुपा हुआ था। सैनिकों ने उसे ढूंढा और दरबार में लाए। वो कांप रहा था। उसे लगा होगा कि अब उसकी खैर नहीं। शायद, लेकिन हुमायूं अपनी गद्दी से उतरा, उसे गले लगाया और ऐलान किया, इस शख्स ने मेरी जान बचाई थी। मैंने वादा किया था कि मैं इसे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। आज मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। 1 मिनट। दरबार में बैठे सारे अमीर उमरा, बड़े बड़े सेनापति, वो सब क्या सोच रहे होंगे? एक मामूली पानी भरने वाला हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा? ऐतराज तो बहुतों को था, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कौन बोलता? सब हैरान और नाराज थे, लेकिन चुप रहे। और निजाम सिक्का को? उसे शाही कपड़े पहनाए गए
और उसे 24 घंटे के लिए तख्त पर बिठा दिया गया। एक दिन का बादशाह, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। तो उसने अपनी इस 24 घंटे की ताकत का क्या इस्तेमाल किया? पहले तो वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इतिहास उसे हमेशा याद रखे। उसे अपने काम की याद आई, मतलब पानी भरने वाली मश्क की, जो चमड़े की बनी होती थी। तो उसने एक शाही फरमान जारी किया, आज से चमड़े के सिक्के चलेंगे। क्या? चमड़े के सिक्के? मतलब असली सोने चांदी के सिक्कों की जगह चमड़े के टुकड़े? जी हाँ। ये तो कोई मानेगा ही नहीं। क्या लोगों ने इसका इस्तेमाल किया भी? हुक्म बादशाह का था तो मानना पड़ा। कुछ घंटों के लिए चमड़े के सिक्के चले भी, लेकिन वो बेचारा बादशाह अपनी बादशाहत का पूरा दिन भी नहीं देख सका। क्यों? क्या हुआ? कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा खुशी, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। गद्दी पर बैठने के कुछ ही घंटों बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मतलब वो अपना 24 घंटे का शासन भी पूरा नहीं कर सका? नहीं कर सका। क्या कहानी है! वादा, वफादारी और किस्मत का एक अजीब खेल। एक तरफ वो अपना इतना बड़ा वादा निभा रहा है, दूसरी तरफ उसकी पूरी जिंदगी बस ठोकरें खाने में निकल गई। इससे सवाल उठता है कि आखिर हुमायूं एक इंसान के तौर पर था कैसा? स्रोत बताते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा और नर्म दिल इंसान था, लेकिन उसमें एक बादशाह वाली कठोरता और वो जो है तुरंत फैसला लेने की काबिलियत की कमी थी। और वो अफीम का भी शौकीन था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, जिसका असर उसके फैसलों पर भी पड़ता था। और ज्योतिष, उसमें तो बहुत विश्वास करता था। हद से ज्यादा। वो ज्योतिष को इतना मानता था कि उसने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। ओहो। वो हफ्ते के 7 दिन ग्रहों के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अच्छा। जैसे शनिवार को शनि ग्रह के लिए काले रंग के और रविवार को सूर्य के लिए पीले रंग के। यहाँ तक कि उसके दरबार के लोगों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता था। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, उसकी बहन गुलबरन बेगम ने उसकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी है, जिससे हमें उसकी निजी जिंदगी की बहुत सी बातें पता चलती हैं। एक ऐसा बादशाह जो लड़ाइयां जीतने से ज्यादा ग्रहों की चाल पर भरोसा करता हो, और इसी लड़खड़ाते स्वभाव की वजह से उसकी मौत भी हुई। बिल्कुल, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। 1556 में दिल्ली वापस पाने के 1 साल से भी कम समय के अंदर वो अपने बनवाए हुए पुस्तकालय दीने पनाह की छत पर था। शाम का वक्त था, वो सीढ़ियों से उतर रहा था कि पास की मस्जिद से अजान की आवाज आई। और उसने अजान के सम्मान में झुकने की कोशिश की होगी। हाँ, है कि अजान की आवाज सुनकर वो सम्मान में वहीं सीढ़ियों पर बैठना चाहता था, लेकिन उसका पैर उसके लंबे शाही चोगे में उलझ गया और वो अपना संतुलन खो बैठा। वो सीढ़ियों से गिर गया। वो सिर के बल पत्थर की सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। कुछ दिनों तक वो बेहोश रहा और फिर उसकी मौत हो गई। इसी पर इतिहासकार स्टैनली लेन पूल ने वो मशहूर लाइन लिखी थी, वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। एक वाक्य में उसकी पूरी जिंदगी का सार। एक बिल्कुल सटीक टिप्पणी है। तो हुमायूं की विरासत को हम कैसे देखें? एक असफल बादशाह जिसने अपनी सल्तनत खो दी, या एक जिद्दी इंसान जिसने उसे दोबारा हासिल किया? दोनों ही बातें सच है। उसकी विरासत बहुत जटिल है। उसकी सबसे बड़ी विरासत शायद उसका बेटा अकबर था, लेकिन एक और चीज है जो उसने पीछे छोड़ी, उसका मकबरा। हाँ, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। उसकी पत्नी हाजी बेगम ने जो मकबरा बनवाया, वो मुगल वास्तुकला का एक मील का पत्थर है। कई लोग उसे ताजमहल का अग्रदूत या प्रीकर्सर भी कहते हैं। वो लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, वो बड़ा सा गुंबद, वो चारबाग शैली। सही कहा। ये सब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वहीं देखने को मिला। ये एक विडंबना ही है कि हुमायूं, जो अपनी जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं पा सका, उसका मकबरा आज दिल्ली में इतनी शान से खड़ा है। और ये भी सोचने वाली बात है कि हुमायूं की इसी उथल-पुथल भरी जिंदगी और संघर्षों ने अकबर के लिए वो जमीन तैयार की जिस पर उसने एक महान साम्राज्य खड़ा किया। अकबर ने अपने पिता की गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल। और इसी कहानी में एक और दिलचस्प धागा है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, कोहिनूर हीरे का। कहा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुमायूं ने ही ग्वालियर के राजा के परिवार से कोहिनूर हासिल किया था और अपने पिता बाबर को तोहफे में दिया था। हाँ, और कुछ समय के लिए इसे बाबरी हीरा भी कहा गया। ये हीरा भी हुमायूं की किस्मत की तरह ही भटकता रहा। उसके पास आया, फिर शेरशाह के होलसीजों के पास गया, फिर वापस हुमायूं के पास आया और फिर आगे बढ़ता गया। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है। हम इतिहास को अक्सर बड़ी लड़ाइयों, संधियों और सल्तनतों के बनने बिगड़ने से समझते हैं,
लेकिन शायद असली कहानी व्यक्तिगत कमजोरियों में, ज्योतिष पर अंधविश्वास में, निभाए गए वादों में और किस्मत के अजीब खेल में छिपी होती है। सही बात है। कभी-कभी एक हीरे का सफर या एक भिश्ती का एक दिन का राज किसी साम्राज्य के 100 साल के इतिहास से ज्यादा बड़ी कहानी कह जाता है।